आज हम लोग च्यवनप्राश के औषधि और चमत्कारी गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो च्यवनप्राश अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, शीत ऋतु स्टार्ट होती है कि मार्केट में और हर एक परिवार में कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा इसमें क्या चमत्कारी गुण है, चिकित्सीय गुण है, जिसकी वजह से ये शीत ऋतु में खास तौर से सेवन किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, इसका संबंध किन किन ऋषियों से रहा है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसमें इसकी मात्रा, कितनी मात्रा सेवन करना चाहिए और इसका उपयोग किन किन व्याधियों में करते हैं। तो आइए डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो कि एक रसायन के रूप में है, रसायन जो कि हमें बिल्कुल रिजुविनेट करता है, हमें बिल्कुल युवा बनाए रखता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। च्यवनप्राश बॉडी की देखा जाए तो इन जनरल बॉडी के एक एक सेल या कोशिका को बूस्टअप करता है और कहीं ना कहीं उसको रिजुविनेट करता है और उसको एक्टिवेट किए रहता है, जिससे क्या होता है कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, युवा बने रहते हैं। देखा जाए इसका संहिताओं में सबसे पहले वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किया था, है ना। आचार्य चरक अर्थात चरक संहिता में सबसे पहले इसका वर्णन आया है और ये एक प्रकार की अवलेह कल्पना के अंतर्गत तैयार की जाती है। अवलेह कल्पना क्या होती है? वे कल्पनाएं जिसको मतलब कि जिह्वा के द्वारा इसका सेवन किया जाता है, अर्थात उसको प्राश बोलते हैं, जिसको चाटा जाता है। च्यवनप्राश का सेवन भी कहीं ना कहीं जिह्वा पर रखकर उसको चाटा जाता है, इसलिए उसको अवलेह बोलते हैं, ठीक है। और इसको इसका सर्वप्रथम सेवन किस आचार्य ने किया था? तो बोलते, ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में कि इसका सर्वप्रथम वर्णन जो है सेवन आचार्य च्यवन ऋषि, जो कि बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने किया था और इसका सेवन करने से वो बिल्कुल युवा हो गए, है ना। ऐसा युवा की तरह व्यवहार करने लगे, उनके अंदर जो एनर्जी हो गई, बिल्कुल युवा हो गए और अपने आप को युवा जैसा महसूस करने लगे। अब बात कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश क्यों? च्यवन मतलब च्यवन ऋषि ने सेवन किया था, प्राश का मतलब उन्होंने उसका एक सेवन करना, है ना, चाटना। तो बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण के लिए क्या होता है? मुख्य घटक द्रव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य जो घटक द्रव्य होता है वो आंवला होता है। जिस च्यवनप्राश को आचार्य चरक में वर्णित या बनाया गया है उसमें 500 आंवले का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आंवला एक तरह से विटामिन सी का रिच सोर्स होता है ना, गुड सोर्स होता है और इसकी पिष्टी तैयार की जाती है। और ये देखा जाता है तो विटामिन सी जो होता है वो वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, और साथ ही साथ इम्यून को बूस्टअप करता है, इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ रिजुविनेशन का काम करता है। और अगर इसमें बात करें, ये तो हो गया आंवले की पिष्टी तैयार की जाती है, 500 आंवले की पिट्ठी तैयार कर लेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें काढ़ा, क्वाथ द्रव्य का निर्माण करते हैं। काढ़े का मतलब होता है कि औषध द्रव्यों को, अर्थात 36 या 39, ऐसा हमारी चरक संहिता वर्णित है, 36 कहीं 36 और या 39 ऐसे क्वाथ द्रव्य होते हैं। तो इन क्वाथ द्रव्यों को एक मध्यम अग्नि पर उसको पकाते हैं। पकाने के पश्चात इनका जब इन औषधियों का 36 या 39 औषधियों जो सत्व होता है वो जल में आ जाता है तो उसको छान लेते हैं। छानने के पश्चात उसको अलग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं क्वाथ। जिस तरह से चाय मतलब काढ़ा बनाते हैं उसी को बोलते हैं क्वाथ या काढ़ा, ओके। अब जब पिष्टी हमारी बन जाती है तो पिष्टी को क्या करते हैं कि उसको भूनते हैं। पिष्टी को भूनते हैं किसमें? आंवले की पिष्टी को गाय के घृत में या तिल के तेल में उसको बहुत अच्छे से भूनते हैं। भूनने के पश्चात जो काढ़ा बना था जो क्वाथ द्रव्य का, उसमें हम मिला देते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से पकाते हैं। और अच्छे से पकाने के पश्चात क्या करते हैं, उसको चाशनी, जो चाशनी होती है, चीनी की चाशनी होती है, उसको बना के अलग से उसमें मिला देते हैं और इस तरह से हम लोग का ये अच्छे से पकाने के पश्चात ये तैयार हो जाता है च्यवनप्राश। इसको जब अग्नि से उतारने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। प्रक्षेप द्रव्य हमेशा अग्नि से उतारने के पश्चात ही डालते हैं। आप उसको कूट कर
चूड़ करके उसको उसमें च्यवनप्राश बने हुए उसमें डालते हैं। और देखा जाए तो उस प्रच्छेद द्रव्य में होता क्या क्या है, तो शहद होता है, शहद जो कि रुच होता है, कफ शामक होता है क्योंकि शीत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। साथ ही साथ पिपली होती है, पिपली उष्णतिश होता है, अक्सर आपने किचन में या चाय बनाते समय या देखते होंगे मसाले के रूप में यूज होता है, बहुत आयत मात्रा में ठंडी में प्रयोग किया जाता है। वंशलोचन होता है, चतुर्जात होता है जिसमें छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र और नागकेसर प्रयुक्त होता है। और अगर बात करें कि च्यवनप्राश की मात्रा कितनी सेवन करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि च्यवनप्राश को पेट भर खा लेना चाहिए। चरक ने इसकी मात्रा जो बताई है कि उन्होंने कहा कि अग्नि बल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो या मतलब कि बालक हो, हर एक व्यक्ति को अपनी अग्नि अर्थात जो जठराग्नि है, जिससे भूख है, पचाने की शक्ति, उसके अनुसार उतना सेवन करना चाहिए जिससे कि उसके खाने में कोई कमी न हो, अर्थात आहार की मात्रा में कोई कमी ना आए। तो ये है च्यवनप्राश की मात्रा। अगर हम बात करें कि इसका उपयोग, तो उपयोग अक्सर हम लोग शीत ऋतु में करते हैं। तो शीत ऋतु में ही क्यों करते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में शीत बहुतायत मात्रा में होती है जो कि हम लोग को शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होती है। और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अक्सर देखते हो कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर मृत्यु हो जाती है क्योंकि एंजाइम ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बॉडी की एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो होता क्या है कि च्यवनप्राश जो होता है श्वास कास हर, तो च्यवनप्राश के सेवन से जो होता है सबसे पहला उपयोग श्वास रोग, जितने भी सांस की बीमारी होती है आप देखते हैं कि सेवन से श्वास कास और कास रोग अर्थात खांसी और श्वास के रोग ठीक हो जाते हैं, सही रहते हैं। साथ ही साथ जो होते हैं छत छीड़, छत की वजह से जिनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, छीड़ हो गया हो, या वृद्धजनों में या बालकों में ये अंगों को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं उनको मेधा बढ़ती है, अर्थात उसकी बुद्धि बढ़ती है। मेधा मतलब उसका धारण शक्ति है ना, किसी चीज को धारण करने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ स्मृति मतलब उसको याद करने की शक्ति बढ़ती है और उसकी मैथुन शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि च्यवनप्राश का एक तरह से चमत्कारिक उपयोग हम लोगों ने यहाँ देखा।